हेलो बच्चों। देखिए, आप इस समय जो YouTube चैनल देख रहे हैं वो है फन विद फिजिक्स। इस तरीके के YouTube चैनल इस समय 3 चल रहे हैं और अपना जिस YouTube चैनल को आप देख रहे हैं ये अभी तीसरे नंबर पर है। प्रशांत माहेश्वरी नाम से भी कई YouTube चैनल चल रहे हैं, वो शायद मेरे से पहले भी चल रहे होंगे, मेरे को पता नहीं है, लेकिन वो अभी अपने से नीचे है। ठीक है, तो मैं आपको सिर्फ यही कहूँगा, अगर आप वीडियोस देख रहे हैं, आपको वीडियोस समझ में आ रहे हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये बहुत मायने रखता है बच्चों। ठीक है, चलिए तो अपन न्यूमेरिकल कर रहे हैं बच्चों, और मैं सोच रहा हूँ कि आज शायद लगभग सारे न्यूमेरिकल अपन कंप्लीट कर लें। 10 न्यूमेरिकल हैं, अपन 3 न्यूमेरिकल कर चुके हैं। देखिए, सबसे पहला न्यूमेरिकल जो इस समय हमारे सामने है वो है 4th वन, जो आपको सामने दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना बच्चों, और वीडियोस को लाइक करते हुए चलो। ओके, तो 4th नंबर का जो क्वेश्चन है सामने आपको दिखाई दे रहा होगा। मैं यहाँ पर ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो टाइम ज्यादा चला जाता है। देखिए, आपको जो सामने दिखाई दे रहा है उसमें गौर करो, ये क्या बोल रहा है। चित्र में दर्शाए गए परिपथ में प्रतिरोध कैपिटल आर का मान क्या लिया जाए कि अमीटर ए में प्रवाहित धारा शून्य हो। पहले तो ये देखो कि प्रतिरोध आर कहाँ लगा हुआ है और अमीटर ए कहाँ लगा हुआ है। आप अगर गौर करके देखोगे तो जहां गैल्वेनोमीटर लगता था ना व्हीटस्टोन सेतु के अंदर, वहां कौन लगा हुआ है, अमीटर और प्रतिरोध लगा हुआ है। ठीक है ये बात। चलिए, तो हम बोलेंगे कि ये व्हीटस्टोन सेतु वाला सिचुएशन है, बस गैल्वेनोमीटर को हटा करके अमीटर लगा दिया गया। डन हो गया। चलिए अब आगे देखते हैं। अगर इस परिपथ को गौर करके देखें तो ऊपर भी 20 ओम का प्रतिरोध है, नीचे भी 20 ओम का प्रतिरोध है, तो 20/20 करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। आगे चलो, उस तरफ भी 10 है, उसके नीचे भी 10 है, तो 10 में 10 का भाग लगाओगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। बताओ भी दोनों तरफ अनुपात समान चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं, चल रहे हैं ना। R1/R2 बराबर आ रहा है R3/R4 के, या फिर R1/R3 बराबर आ रहा है R2/R4 के। ठीक है, तो ये ध्यान में रखो। अगर ऐसा है तो हम बोलेंगे कि यह व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन की अवस्था है। और संतुलन की अवस्था में क्या गैल्वेनोमीटर में से धारा जा रही थी, आंसर है नहीं जा रही थी। अरे जब गैल्वेनोमीटर में से धारा नहीं गई तो अमीटर कौन से खेत की मूली है भाई, इसमें से भी कोई धारा नहीं जाएगी भाई। ठीक है, चाहे प्रतिरोध का मान चाहे आप 1 ओम लो चाहे 1000 ओम लो, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे लाख ओम ले लो, अमीटर में से धारा जानी ही नहीं है। तो हम बोलेंगे कि अमीटर में से प्रवाहित धारा शून्य होगी, यह प्रतिरोध के किसी मान पर निर्भर नहीं करती है, या कैपिटल आर के किसी मान पर निर्भर नहीं करती है। चलो भैया, लाइट चली गई है, खुशी की बात है, इन्वर्टर बोल रहा है। ओके, तो आप क्या बोलेंगे, अमीटर में से किसी प्रकार की धारा नहीं जाएगी, अमीटर में से प्रवाहित धारा शून्य होगी, यह आर के मान पर निर्भर नहीं करती। ठीक, ये सवाल इतना सही था। 5वां सवाल देखें, सवाल बहुत बढ़िया है 5वां। एक विभवमापी के तार की लंबाई कैपिटल एल है, जो हम मान के चलते हैं। इसके प्राथमिक परिपथ में 2.5 वोल्ट की एक बैटरी एवं 10 ओम के प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में संयोजित किया गया। चलो मैं इसका डायग्राम बनाता हूं। इस तरीके के सवाल का जितना डायग्राम बनाते हुए चलोगे उतना ही बढ़िया है। आपको सवाल नीचे दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो 5वां सवाल जो हम कर रहे हैं उसके अंदर आप समझिए, ये बोल रहा है कि ये विभवमापी तार ले लिया अपन ने, इसकी लंबाई कैपिटल एल है ना, ए बी, और इसे एक बैटरी से जोड़ा गया है 2.5 वोल्ट की। इस बैटरी को ईपी बोलते हैं अपन, अगर आप लोगों को याद है तो। फिर यहाँ पर अपन कुंजी लगाते हैं, यहाँ पे धारा नियंत्रक। वो धारा नियंत्रक के लिए बोल रहा है कि एक नियत प्रतिरोध, और नियत प्रतिरोध कितना, 10 ओम का। 10 ओम का उसने क्या ले लिया है, प्रतिरोध ले लिया है। तो इसे मैं आर डैश मान लू, वैसे भी धारा नियंत्रक के प्रतिरोध को क्या मानते हैं, आर डैश ही मानते हुए चलते हैं अपन, या आर एच लिख सकते हो आप। ठीक है, या तो आर डैश या फिर आर एच लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। फिर क्या बोल रहा है कि 10 ओम के प्रतिरोध से श्रेणी क्रम में जोड़ दिया गया, जो अपन ने जोड़ दिया है, ठीक बात है। अब बोल रहा है कि प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया गया। प्रयोग में 1 वोल्ट विद्युत वाहक बल के लिए संतुलित लंबाई L/2 प्राप्त होती है। अगर मैं यहां पर 1 वोल्ट की बैटरी, इस बैटरी को ये बोलते हैं, और ये कितने वोल्ट की है, 1 वोल्ट की है, इसके लिए संतुलित लंबाई स्मॉल एल होती है क्या,
इस केस में स्मॉल एल का मान कितना है, L/2 है। पूरी लंबाई कैपिटल एल और ये आ रही है बिल्कुल बीचों बीच में, L/2 पे आ रही है। अगर ऐसा है बच्चों तो पहली चीज तो समझिए कि इससे हमें क्या मिलने वाला है। ठीक, उसके बाद में आगे वाले सवाल के ऊपर गौर करते हैं। मैं अगर इस डेटा को गौर करता हूं तो मेरे पास में डेटा आ क्या रहा है वो समझिए। तो हमने बोला कि ये डेटा कुछ ऐसा है, प्रारंभिक सेल का विद्युत वाहक बल 2.5, ठीक है, वोल्ट। फिर धारा नियंत्रक का प्रतिरोध RH या फिर RD भी अपन ने लिख दिया तो वो 10 ओम है। फिर विभव मापी तार का प्रतिरोध कैपिटल R होता है, वो हमें पता नहीं है, वो देखी जाएगी वो बात अगर चाहिए तो, लेकिन विभव मापी की तार की लंबाई कैपिटल L है। फिर बोल रहा है कि द्वितीयक परिपथ में जो सेल लगा हुआ है E, वो कितने वोल्ट का है, 1 वोल्ट का है, और उसके लिए संतुलित लंबाई कितनी है, L/2 है। E बराबर XL का कॉन्सेप्ट लगा सकता हूं क्या, लगा सकते हैं। चलिए X गायब है, X निकालना पड़ेगा। X निकाला जा सकता है, कैसे निकाला जा सकता है वो समझिए। चलिए तो मैं काम कर लेता हूं इसे, अगर मैं केस फर्स्ट बना दूं तो, क्योंकि अभी अपन ने सवाल पूरा पढ़ा नहीं है, अपन तो सिर्फ पहले डेटा से ही सोच रहे हैं कि क्या क्या निकल सकता है। ठीक, चलिए तो हम बोलेंगे कि x की जरूरत पड़ेगी। x कैसे निकाला जाएगा, तो x के लिए देखो आपने फॉर्मूला पढ़ा था, IR/L, पढ़ा था नहीं पढ़ा था, कैपिटल L ही आएगा यहाँ पर, ये और ध्यान में रखें। चलिए फिर इसके बाद में I क्या होती है, धारा। धारा कैसे, तो प्राथमिक परिपथ में प्रयुक्त विद्युत वाहक बल हो गया बटे कुल प्रतिरोध। कुल प्रतिरोध में किसका, इसका आंतरिक प्रतिरोध तो दिया हुआ नहीं है, छोड़ दो। विभव मापी तार का प्रतिरोध कैपिटल R पता नहीं है हमें, प्लस धारा नियंत्रक का प्रतिरोध, धारा नियंत्रक की जगह दे रखा है हमें क्या, 10 ओम का प्रतिरोध। श्रेणी क्रम में लगा प्रतिरोध जो है वो 10 ओम का है, इसके अलावा और कोई प्रतिरोध तो है नहीं। 3 होते हैं, 3 में से एक गायब है, ठीक है, आंतरिक प्रतिरोध गायब है। तो ये हो गई धारा, वोल्टता बटे प्रतिरोध धारा हो गई, इंटू R/L। ठीक है, ये बात कोई मेरे हिसाब से दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर ईपी का मान कितना है, ईपी का मान देखो 2.5 दे रखा है, 2.5 बटे R+10 इंटू R/L। ये किसका मान हुआ बच्चों, x का मान हुआ। किसका मान चल रहा है, ये x का मान चल रहा है। अब देखो, अब हमें क्या निकालना है, E बराबर XL का कॉन्सेप्ट लगा सकता हूं मैं, क्या लगा सकता हूं, E बराबर XL का कॉन्सेप्ट मैं लगा सकता हूं। अगर E बराबर XL का कॉन्सेप्ट हम लगा देते हैं तो क्या बैठेगा वो देखो, चलिए E का मान कितना, 1 वोल्ट बराबर x का मान अभी जो ऊपर निकाला अपन ने 2.5 R+10 R/L x, और स्मॉल एल का मान कितना है, L/2 है। जाता रहा ये तो, बताओ भी कैपिटल R निकल सकता था, है ना। ये 2 इससे गुणा कर दो तो 2R प्लस 10, इससे गुणा करोगे तो 20 हो जाएगा, 2R प्लस 20 हो गया। तो ये हो जाएगा नीचे 2.5 R बटे 2R प्लस 20 बराबर में कितना, 1, वजह गुणा कर दो, 2R प्लस 20 बराबर हो जाएगा 2.5 R। ठीक है, इस 2R को उठा करके दूसरी तरफ पढ़ो, माइनस में जाएगा, तो 20 बराबर होगा 2.5 R माइनस 2R, कितना हो गया 0.5 R बराबर कितना 20। तो R बराबर कितना हो जाएगा 40 ओम आएगा, नहीं आएगा, इतनी कैलकुलेशन तो कर ही सकते हो, 0.5 का भाग लगाओगे, 0.5 को 1/2 बोलते हैं, 2 ऊपर जाएगा 40 बन जाएगा ऑटोमेटिकली। ये तो हो गया, ये डन हुआ। चलिए अब इसके बाद में कैसे काम करेंगे, तो कैपिटल R आ चुका है। अब ये कैपिटल R कितना हो चुका है, तो मेरे को पता है 40 ओम है। ठीक है, चलिए अब सवाल देखो, सवाल क्या आगे बोल रहा है और क्या हमें इसकी रिक्वायरमेंट थी। चलिए क्या बोल रहा है, यदि प्राथमिक सेल मतलब ईपी में लगे प्रतिरोध का मान दुगना कर दिया जाए। अब इसको प्राथमिक सेल को काट करके कर दो प्राथमिक परिपथ, ठीक है, प्राथमिक परिपथ में लगे प्रतिरोध का मान कितना कर दिया जाए, दुगना कर दिया जाए, मतलब 10 की जगह कितना करना है, 20 कर दिया जाए तो नई संतुलित लंबाई ज्ञात कीजिए। नई संतुलित लंबाई किसके लिए, इस 1 वोल्ट के लिए ही ज्ञात करनी है, ये बात ध्यान में रखना। तो अब ये केस सेकंड बन ही गया है, बिल्कुल सही चल रहे थे अपन। केस सेकंड के अंदर कैसे काम करेंगे वो देखो, तो
ऑलराइट, देखिए तो हमें क्या क्या चाहिए, तो हमने बोला ईपी का मान अभी भी वही है, कितना 2.5 वोल्ट। फिर आर डैश का मान प्राथमिक परिपथ में लगे प्रतिरोध को दुगना कर दिया गया है, तो ये 20 ओम हो जाएगा आर डैश का मान। फिर आर का मान हमें पता है कितना है, 40 ओम है। ठीक, संतुलित लंबाई हमें पता नहीं है, लेकिन द्वितीयक सेल अभी भी इतना ही है। चलिए इस संतुलित लंबाई को हमें ज्ञात करना है, तो हमने वापस से वही लगाया, ई बराबर क्या बच्चों, एक्स है। ठीक, तो ई का मान कितना है, तो ई का मान 1 वोल्ट है, द्वितीय परिपथ में लगे सेल का विद्युत वाहक बल। ठीक है, कितना 1 वोल्ट, आ गई है लाइट। फिर एक्स 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 एक्स, ओके, एक्स का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, ये वाला फॉर्मूला लिख लेंगे एक्स का, ईपी बटे कैपिटल आर प्लस 10 की जगह अब कितना आएगा, आर डैश लिखते थे ना, आर डैश की जगह इस बार कितना है भाई, 20 है, तो मैं यहाँ पर आर डैश ही लिख देता हूँ इंटू आर अपॉन एल। ठीक है, और गुणा होगा किससे, स्मॉल एल से, जो हमें ज्ञात करना है। चलो मान रखो 2.5, ये तो मान अपरिवर्तित है। कैपिटल आर 40 ओम विभव मापी का प्रतिरोध, आर डैश जो अब दुगना हो चुका है 20 गुणा आर बटे एल, आर का मान 40 बटे एल कैपिटल एल, ऐसा का ऐसा, हमें वैसे भी नहीं पता कि कितना है, बराबर 1 चल रहा है। चलिए अब देखो 2.5 को इससे गुणा करो तो कितना हो जाएगा, पहले तो ये करते हैं, 25 चौके 100। ठीक, और फिर पॉइंट लगा दो 0 60 एल, और यहाँ पे स्मॉल एल बराबर 1, तो कुल मिलाकर के स्मॉल एल बराबर कितना हो जाएगा, 60 कैपिटल एल बटा 100, इसका मतलब 0.6 है। पहले था 0.5 कैपिटल एल आ रहा था, है ना, संतुलित लंबाई आधी आ रही थी, 0.5 मतलब L/2L, अब कितनी हो गई, वो बढ़ गई है, अब क्या हो गई है, संतुलित लंबाई बढ़ गई है, और कितनी हो गई है, 0.6 L हो चुकी है। बस इतना सा ही ये सवाल था, और थोड़ा सा सवाल कंफ्यूजिंग लगता है बच्चों को, ये बात ध्यान रखना, तो 2 केस बना करके काम करोगे बहुत जल्दी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला और छठा सवाल देखिए, आपको सामने दिखाई दे रहा होगा। सवाल को पढ़ लीजिए बच्चों, एक बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा चुका है, और आरबीएससी या फिर किसी भी बोर्ड में आने लायक है। इस तरीके के सवाल अमूमन पूछे जाते हैं। देखिए जो सवाल आपको दिखाई दे रहा है वो बोल रहा है कि व्हीट स्टोन सेतु की भुजाओं में प्रतिरोध चित्र के अनुसार दर्शाए गए हैं। फिर चित्र में x का मान ज्ञात करना है, आपको दिख रहा होगा x कहाँ लगा हुआ है। व्हीट स्टोन सेतु संतुलन की अवस्था में है या संतुलित अवस्था में है, अगर संतुलित अवस्था में तो वही R1 बटा R2 बराबर होना चाहिए R3 बटा R4 के, काम खत्म। ठीक है, चलिए काम कर लेते हैं। तो मैं एक बार के लिए परिपथ का वही भाग बना लेता हूं जो हमें चाहिए। ये कैपिटल एक्स, हाँ बस हो गया। गैल्वेनोमीटर में बना नहीं रहा हूं, आप बना लीजिएगा, संतुलन की अवस्था है तो वैसे भी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो ये वाला प्रतिरोध R1, ये वाला R2, ये पूरा मिला करके R3, और ये वाला क्या होगा, R4 होगा, ऐसा ही मान करके चलते हैं। देखिए R3 अनक्लियर है, इसे निकालना पड़ेगा सबसे पहले तो, है ना। तो अपन पहले काम कर लेते हैं कि हमें दे रखा है सवाल में R1 बराबर 100 ओम, R2 बराबर 10 ओम, R3 बराबर समांतर क्रम में है R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 मतलब 100 गुणा x, 100x।
ठीक है, प्लस 100 प्लस एक्स बटे 100 प्लस एक्स बटे में आएगा वही। ठीक है, पता चल गया, R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, इतना तो क्लियर ही है। चलिए R4 का मान कितना है, 5 ओम। ओके, काम कर लेते हैं। क्या भाई, संतुलन की अवस्था में व्हीट स्टोन सेतु हेतु R1 बटा R2 बराबर होता है R3 बटा R4। ठीक है, R1 का मान कितना है 100, R2 का मान कितना है 10, R3 का मान कितना है 100 x बटे 100 प्लस एक्स। ठीक है, और R4 का मान यहाँ पर लिख दिया 5। मेरे हिसाब से तो कट जाएगा, कट ही गया। ये अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर लिख देता हूँ 2, 5 दूनी 10 होता है, नहीं होता है। तो कुल मिलाकर के 1/2 बराबर हो गया x बटे 100 प्लस एक्स। वजू गुणा करो, 2x बराबर 100 प्लस एक्स, एक्स को इधर लेकर जाओ, 2x माइनस एक्स बराबर 100। तो इसका मतलब x बराबर कितना आ गया 100 ओम। ठीक है, सिंपल सा था सवाल, बहुत ज्यादा सिंपल है, बहुत अच्छा सवाल है बच्चों। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आसानी से ये भी आपको क्या हो गया होगा, समझ में आया होगा। ऑलराइट, तो छठा सवाल हो चुका है, अब 7वें सवाल की बारी है। उतार लीजिएगा इसको, 7वां सवाल आपको दिखाई दे रहा होगा। देखिए 7वां सवाल क्या बोल रहा है, 1.1 वोल्ट विद्युत वाहक बल का मानक सेल विभवमापी तार की 0.88 मीटर की लंबाई पर संतुलित होता है। तो पहले विभवमापी वाला डायग्राम बना लो भाई, जो में चाहिए डायग्राम बना लेते हैं ना बच्चों। इससे क्या होता है कि हमें क्लैरिटी मिल जाती है कि हो क्या सकता है, इस सवाल में ज्यादा से ज्यादा क्या दिया हुआ है और हम इसे कैसे कर सकते हैं, ये क्लैरिटी मिल जाती है बस। मानक सेल लगा हुआ है तो यहाँ पर ई नॉट लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो एक मानक सेल लगा हुआ है और इस मानक सेल का मान 1.1 वोल्ट है, तो मैं लिख देता हूं ई नॉट बराबर 1.1 वोल्ट। और इस मानक सेल के लिए विभवमापी तार पर संतुलित लंबाई L नॉट होगी मानक सेल के लिए, वो कितनी है 0.88 मीटर है शायद, हाँ मीटर की लंबाई पर संतुलित होता है। 1 ओम प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर विभवमापी के तार की 0.20 मीटर लंबाई पर संतुलित होता है। अब ये थोड़ा समझने लायक बात है, 1 ओम का प्रतिरोध लगा हुआ है। चलो तो मैं अगर ऐसा मानूं यहां पर प्रतिरोध बॉक्स और उस प्रतिरोध बॉक्स में कितना 1 ओम लगा हुआ है, और उस पर विभवांतर जो है वो ज्ञात किया जा रहा है। तो यहां पर एक टर्मिनल, यहाँ पे दूसरा टर्मिनल और यहाँ पर तीसरा टर्मिनल, द्विमार्गी कुंजी लगाओ आप, ये कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, RS2 लिख दीजिएगा, हालांकि डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, मैं तो सिर्फ क्लैरिटी समझना चाहता हूँ कि 1 ओम के ऊपर विभवांतर अपन ने मान लिया, विभवमापी का विभवांतर V डैश होता है और V डैश के लिए संतुलित लंबाई L डैश प्राप्त होती है, और L डैश का मान कितना दिया हुआ है 0.20 मीटर दिया हुआ है। तो हमें क्या दिया हुआ है वो समझ लीजिए, हमें दिया हुआ है कि V डैश का मान कितना है, V डैश का मान तो पता नहीं है, लेकिन V डैश के लिए जो संतुलित लंबाई है L डैश, उसका मान हमें पता है 0.20 मीटर। ठीक, चलिए क्या बोल रहा है, यदि परिपथ के श्रेणी क्रम में जुड़े अमीटर का पाठ्यांक 0.20 एम्पियर प्राप्त हो तो अमीटर की त्रुटि क्या होगी। चलिए तो अब यहां पर अमीटर लगा दो, अमीटर ऐसे ही लगाते थे, और इस अमीटर का भी कुछ ना कुछ क्या होगा पाठ्यांक होगा। अमीटर का पाठ्यांक होता है I और विभवमापी के सापेक्ष पाठ्यांक होता है I डैश। याद आ रहा है अमीटर का क्या अंशांकन किया था, नहीं किया था, वही वाला सवाल है, क्योंकि अमीटर के पाठ्यांक में वो क्या पूछ रहा है, त्रुटि पूछ रहा है। ठीक है, तो हमारे पास में सवाल ऐसा बन गया है, ये इस तरीके का सवाल आ गया। ठीक है, चलिए काम करते हैं भाई। तो उसमें सबसे पहले क्या निकाल रहे थे, x निकाल रहे थे, याद आ रहा है ना, मीटर के अंशांकन कर रहे थे, तो क्या निकाल रहे थे x क्या होता है E0 अपॉन L0, सभी को पता होगा।
ई नॉट का मान कितना होगा 1.1 है और एल नॉट का मान कितना है 0.88 है। ठीक, मैं इसे ऐसा भी कर सकता हूँ 11/8.8 या फिर 110/88 लिख सकते हैं, जिसे अगर 11 का भाग लगाएं तो ऊपर तो 10 और नीचे क्या 8 है ना। चलो, तो ये हो गया x का मान और इसे लिख सकते हैं 5/4। बैठ गया ये तो 5/4। ठीक है, ऑलराइट, भगवान करे ये ठीक हो। वोल्ट प्रति मीटर x का मान आ चुका है। फिर क्या निकालते हैं v डैश, जो कि i डैश के बराबर होता है ना। अमीटर में तो i डैश और v डैश दोनों बराबर आते हैं क्योंकि 1 ओम के सिरों पर विभवांतर धारा दोनों बराबर है IR से। तो i डैश का मान कितना होता है, तो हम बोलते हैं कि i डैश बराबर XL डैश लिखा जाएगा। वैसे तो v डैश बराबर XL डैश लिखा जाता है, लेकिन प्रतिरोध का मान 1 होने के कारण i डैश के बराबर हो गया। और x का मान कितना 5/4 और L डैश का मान कितना 0.20। ठीक, चलो ये भाग लगाएं या फिर इसको इससे गुणा करो तो कितना आएगा। इसको इससे गुणा किया, ये आया 5 दूनी 10, 1 आ चुका है 1/4। 1/4 मतलब 0.25 एम्पियर। ये किसका है, विभवमापी का पाठ्यांक है, ये सही पाठ्यांक है, ये ध्यान रखें। और इसी के सापेक्ष अमीटर का पाठ्यांक कितना दिया हुआ है, अमीटर का पाठ्यांक 20 एम्पियर दिया हुआ है, 0.20 एम्पियर, 0.20 एम्पियर। तो पाठ्यांक में त्रुटि क्या होती है, डेल आई होती है क्या बच्चों, आई माइनस आई डैश। अमीटर का पाठ्यांक माइनस विभवमापी का पाठ्यांक। अमीटर का पाठ्यांक कितना 0.20 एम्पियर माइनस 0.25, तो ये आ जाएगा कितना 0.05 एम्पियर, वो भी कैसा माइनस का। ठीक है, तो त्रुटि कितनी होगी 0.05 एम्पियर माइनस की हो जाएगी। आपको आंसर प्लस का दिया हुआ है। देखो, अगर अपन बुक के अकॉर्डिंग चलते हैं और उसके डेरिवेशन के अकॉर्डिंग चलते हैं तो त्रुटि का अपन ने फॉर्मूला बिल्कुल सही लगाया है, तो फिर ये आंसर भी सही है। आप चाहे तो त्रुटि को प्लस में लाने के लिए आई डैश माइनस आई भी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। है तो त्रुटि ही स्केलर क्वांटिटी है, बस ये ध्यान रखिए। चलिए, तो अपन वो परम त्रुटियां नहीं निकालते हैं, तो ये परम त्रुटि के हिसाब से मान लो आप एक तरीके से। परम त्रुटि प्लस और माइनस दोनों की होती है। हाँ, तो ये सवाल हो चुका है। 8वां सवाल देखें बच्चों, 8वां सवाल आप पढ़ पा रहे होंगे, सामने है आपके। आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो तुम जल्दी से सब्सक्राइब करो भाई। ये 25% जो है वो 0% हो जाने चाहिए, सारे के सारे वॉच होने चाहिए। ठीक है सब्सक्राइबर, ऑल राइट। चलिए अब अगला सवाल 8वां। विभवमापी के एक प्रयोग में 1.25 वोल्ट विद्युत वाहक की एक सेल के लिए संतुलित लंबाई 4.25 मीटर प्राप्त होती है। चलो, पहला सेल दे रखा है, उसके लिए अगर मैं पहला सेल का विद्युत वाहक बल क्या लिख लूं, E1 लिखूं, और वो कितना दिया हुआ है 1.25। इसके लिए संतुलित लंबाई L1 लिख ले क्या, 4.25 मीटर दिया हुआ है। ठीक है भाई बात। एक अन्य सेल के लिए संतुलित लंबाई 6.80 मीटर प्राप्त होती है। अन्य सेल का विद्युत वाहक बल दिया हुआ नहीं है, अगली लाइन में बोल रहा है कि ज्ञात करो द्वितीय सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करो। द्वितीय सेल E2, इसका विद्युत वाहक बल क्वेश्चन मार्क, और इसके लिए संतुलित लंबाई कितनी है 6.80 मीटर। क्या होता है भाई, दो विद्युत वाहक बलों की तुलना की थी नहीं की थी, क्या बच्चों, E1/E2 बराबर L1/L2। तो इसका मतलब मैं ऐसा भी लिख सकता हूं E2/E1 बराबर L2 बटा क्या L1। किया था नहीं किया था, किया था, इंपॉर्टेंट है ये चीज। तो फिर E2 बराबर क्या आ गया है L2/L1 इंटू E1। आएगा नहीं आएगा, वज्र गुणा होगा नहीं होगा। सारे मान दिए हुए हैं, उम्मीद करता हूं मान रख करके आप आसानी से कैलकुलेशन कर पाएंगे। ठीक है, चलिए तो ये इतना ही था। ओके, अगला सवाल 9वां करते हैं। कर लोगे ये आसानी से, हुआ हुआ ही पड़ा है, मान ही तो रखना है। विद्युत वाहक बल का मात्रक लगा दीजिएगा। क्या लगाओगे मात्रक विद्युत वाहक बल का, एम्पियर, हाँ वोल्ट, वोल्ट होता है।
चलिए आगे देखो 10वां। 10 मीटर लंबे विभवमापी के एक तार का प्रतिरोध 1 ओम प्रति मीटर है। देखो 1 ओम प्रति मीटर मतलब R/L, 1 ओम प्रति मीटर। और विभवमापी के तार की लंबाई कितनी है? सॉरी, लंबाई है, ठीक है। चलिए फिर क्या बोल रहा है बच्चों, इसके श्रेणी क्रम में 2.2 वोल्ट व नगण्य आंतरिक प्रतिरोध का संचायक सेल एवं उच्च प्रतिरोध जुड़े हुए हैं। मतलब डायग्राम बनाना अति आवश्यक हो गया है। तो विभवमापी तार, और विभवमापी तार के लिए आपको एक सेल चाहिए ईपी, कुंजी, और एक उच्च प्रतिरोध बॉक्स के रूप में मैं धारा नियंत्रक लगा देता हूं, ठीक है। चलिए तो यहां पर वो क्या बोल रहा है वो देखिए। संचायक सेल ईपी प्राथमिक सेल है भाई, 2.2 वोल्ट, ठीक है। और नगण्य आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर का मान 0। फिर बोल रहा है कि संचायक सेल एवं उच्च प्रतिरोध जोड़े गए। उच्च प्रतिरोध इसको बोल देते हैं आर डैश, और आर डैश या फिर आर एच का मान क्वेश्चन मार्क है, अभी तक पता नहीं है। ठीक है भाई, बात ठीक है। संचायक सेल जोड़ दिए गए। विभवमापी के तार पर 2.2 मिली वोल्ट प्रति मीटर। ये स्मॉल एम जो आगे आ रहा है ना बच्चों, इसको मीटर मत पढ़ लेना, वोल्ट के आगे आ रहा है, इसका मतलब ये मिली है, ठीक है। मूल मात्रक के आगे अगर स्मॉल एम, स्मॉल के, कैपिटल एम आ जाते हैं तो फिर इनका मान आपको किलो, मिली, मेगा इनमें लेना पड़ता है, ठीक है। तो ये दिया हुआ है 2.2 मिलीवोल्ट प्रति मीटर विभव प्रवणता प्राप्त करने के लिए उच्च प्रतिरोध का मान क्या होना चाहिए? कितना विभव प्रवणता प्राप्त करनी है? 2.2 मिली, मिली मतलब 10⁻³ वोल्ट प्रति मीटर, ठीक है। इतनी विभव प्रवणता अगर आपको प्राप्त करनी है तो फिर उस आर डैश का मान क्या होना चाहिए, ये पूछ रहा है। बहुत सिंपल सा सवाल है। कैसे? x बराबर क्या होगा बच्चों, अभी थोड़ी देर पहले लिखा था, IR/L। आई के लिए हम क्या लिखते हैं? प्राथमिक सेल का विद्युत वाहक बल बटे विभवमापी तार का प्रतिरोध प्लस उच्च प्रतिरोध प्लस आंतरिक प्रतिरोध, ये हो गई I, है ना, और ये हो जाएगा R/L। देखो ईपी का मान कितना दे रखा है? 2.2। कैपिटल आर निकाला जा सकता है। कैपिटल आर कैसे? इस एल को गुणा कर दो तो ये 1 गुणा एल हो जाएगा, मतलब एल हो जाएगा R बराबर एल, और एल का मान कितना है? 10 मीटर है तो ये 10 ओम हो जाएगा। तो हमने लिख दिया 10। आर डैश का मान ज्ञात करना है। स्मॉल आर का मान 0 दिया हुआ है, लिखने की कोई आवश्यकता है नहीं। R/L का मान कितना है? 1 है। एक्स का मान कितना है? 2.2 गुणा 10⁻³ यही है। 2.2 से 2.2 क्या हो जाएगा? कैंसिल। थोड़ा सा समझिए काम कैसे करता है। ये 10⁻³ ना, नीचे लेके जाओ, 10⁻+3 हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 1/10⁻³ बराबर में क्या हो गया? ऊपर तो 1 रह गया, नीचे 10 प्लस आर डैश रह गया बच्चों। वज्र गुणा करो, 10 प्लस आर डैश बराबर 10⁻³ 1000 होता है बच्चों, ठीक है। क्या हो जाएगा? आर डैश बराबर 1000 माइनस 10 बराबर कितना? 990 ओम। तो ये वो उच्च प्रतिरोध है जो कि श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ था प्राथमिक परिपथ में, ठीक है। उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ में आ गया होगा। ऑलराइट, अगला 10वां और आज का अंतिम सवाल आप देख पा रहे हैं। शायद जरूरत पड़ जाए। ऑलराइट, देखिए 10वां सवाल। विभवमापी प्रयोग में E1 व E2 विद्युत वाहक बल, जहां E1 बड़ा है और E2 छोटा है, के दो सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर संतुलित लंबाई 60 सेंटीमीटर पर प्राप्त होती है। ओके, देखिए
ये ऐसा, ये तो प्राथमिक परिपथ है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो अब यहाँ पर वो बोल रहा है कि दो सेल, एक E1 है और दूसरा क्या है E2 है। ये E1 और ये E2 श्रेणी क्रम में जुड़े होंगे, तो तुल्य विद्युत वाहक बल क्या होगा, E1 प्लस E2 होगा। और इसको जोड़ने पर संतुलित लंबाई कितनी प्राप्त होती है, तो आंसर मैं लिख देता हूं L1, और L1 का मान कितना बोल रहा है वो 60 सेंटीमीटर। 60 सेंटीमीटर मतलब 0.60 मीटर, यही होगा। कब, जब विद्युत वाहक बल कितना था, E1 प्लस E2 था। ठीक है। अब देखो अगला क्या बोल रहा है, यदि कम वोल्टता के सेल के टर्मिनलों को उल्टा कर दिया जाए तो संयोजन की संतुलित लंबाई 0.20 सेंटीमीटर रह जाती है। ऑल राइट, कम वोल्टता वाला E2 है, साफ साफ लिखा हुआ है कि E1 का मान ज्यादा है, E2 का कम है। तो अगर हम इसको ऐसा करें, ये तो ऐसा का ऐसा, इसमें कोई परिवर्तित नहीं किया गया, लेकिन इसको ऐसा कर दिया गया है, मतलब ये E1 है और ये E2 है। अब अगर मैं इनको श्रेणी क्रम में जोड़ता हूं तो ये क्या लिखा जाएगा, E1 प्लस E2 लिखा जाएगा क्या, नहीं बच्चों, अब ये लिखा जाएगा E1 माइनस E2। ठीक है, तो अब इसको सेकंड केस है ये E1 माइनस E2। ठीक है, और इसके लिए आपको क्या बोल रहा है, 20 सेंटीमीटर दे रखा है ये संतुलित लंबाई। तो इस केस में संतुलित लंबाई है L2 और वो है 20 सेंटीमीटर। इसको 0.20 मीटर लिख दूं क्या, इसको 0.20 मीटर लिख देते हैं। सेलों के विद्युत वाहक बलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। विद्युत वाहक बलों का अनुपात क्या होगा, E1 बटा E2। क्या बच्चों, ये क्या है, क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, काम करना चालू करते हैं भाई, सिंपल सा है। E1 प्लस E2 के लिए संतुलित लंबाई अगर L1 है तो अपन लिख सकते हैं E1 प्लस E2 बराबर XL1, और E1 माइनस E2 के लिए XL2 लिख सकते हैं। समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग लगाने पर क्या होगा, E1 प्लस E2 बटे E1 माइनस E2। ये समीकरण 1 था, ये समीकरण 2 था। x x क्या हो जाएगा, कैंसिल, L1 बटा क्या होगा, L2। चलो काम करो, L1 बटा L2 करो, 0.60 बटे 0.20 मतलब कितना हो गया, पॉइंट से पॉइंट कट गया, 60 में 20 का भाग लगाओगे तो ऊपर आएगा 3, नीचे आएगा 1। और ये यहाँ पर क्या चल रहा है, E1 प्लस E2, आप उतार लीजिएगा ये वाली स्टेप, E1 माइनस E2। वजु गुणा कर सकते हो, आसान है काम। वजु गुणा किया तो क्या आएगा, E1 प्लस E2 को 1 से गुणा किया, ठीक है, और E1 माइनस E2 को 3 से गुणा किया, तो ये हो जाएगा 3E1 माइनस 3E2। चलो भाई क्या कर सकते हैं, 3E1 इधर है, 1E1 को इधर ले आओ, तो 3E1 माइनस E1। ठीक है, और ये 3E2 माइनस का है, इधर आते हैं प्लस का, तो 3E2 प्लस का E2, ये तो 4E2 हो गया क्या, बराबर में कितना बच्चों, 2E1। भाग लगाओ, E2 बटा E1 किया, 2 तो इधर पहले से था, 4 इधर से आ गया, कितना आया 1 बटा 2। हमें निकालना है E1 बटा E2, कितना हो जाएगा, डन है। चलिए अच्छा सवाल है बच्चों, ये सीबीएसई में ये वाला जो पैटर्न है ना, ये विद्युत वाहक बलों का अनुपात निकालना जब सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन दिया हुआ हो, तो उस केस में ये डेरिवेशन दे रखा है। ठीक है, तो उस केस में ये डेरिवेशन का फॉर्मेट आपको फिर तैयार करना पड़ेगा। आपको इसको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको इससे, L1 को तो इससे, L2 को इससे, वैल्यू नहीं दी हुई होगी, एक अच्छा खासा डेरिवेशन बनेगा और उसमें भी E1 बटा E2 आएगा। ठीक है, उसमें भी आएगा, तो देख लीजिएगा, उसका डेरिवेशन बन सकता है। ठीक, आप बना लीजिएगा, और सीबीएसई के अंदर पूछा भी गया हुआ, आरबीएसई में या अदर बोर्ड में ऐसा कोई सवाल पूछा नहीं गया। उम्मीद करता हूँ ये आपको पूरा समझ में आया होगा, न्यूमेरिकल आपके क्लियर भी होंगे। ठीक, आज के लिए ये चैप्टर मेरी तरफ से पूरी तरीके से कंप्लीट है। अगर आपको कोई भी सवाल नहीं आ रहा है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ, एक ग्रुप बना दिया है, उसमें लगभग रोजाना एक सवाल अमूमन चला ही जाता है, बच्चे भी पूछ ही लेते हैं कई बार सवाल। ठीक है, तो चैनल को बच्चों प्लीज सब्सक्राइब करो, वीडियोस को एंड तक देखो। हैव अ गुड डे, टेक केयर।